ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे, आज करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें करेंगे सबसे पहले मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्तियां होती है, वो कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट खुद ही कराता है, ताकि इसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। जो नियुक्तियां होगी, अपॉइंटमेंट्स होगी, वो किसके लिए की जाती है? जो स्टाफ होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, जो स्टाफ होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट खुद से कराता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसमें जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है, उनका कोई रोल नहीं होता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस बनी रह सके। और कोई प्रोविजन है इस तरह का? मार्क। जो टेन्योर होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो सिक्योर होता है, सिक्योरिटी होती है। हमने देखा था इनको कौन रिमूव करता है जजेस को? प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट कब रिमूव करता है? जब पार्लियामेंट से कोई जो मोशन होगा, प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद ही इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। और कब तक रह सकते हैं? 65 ईयर्स तक। ठीक है, यहाँ तक ये कोर्ट जज बने रह सकते हैं। और रिमूव से प्रेसिडेंट कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब कर सकता है। ठीक है, तो इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। ठीक है, अब आप देखोगे थर्ड, जो इनका कंडक्ट होता है, कंडक्ट ऑफ। ठीक है, किस जज ने क्या डिसीजन लिया, किस बेसिस पे डिसीजन लिया, जो ये कंडक्ट होगा जजेस का, इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट ऐसे डिस्कस नहीं कर सकती कि जो जज है वो इनफेक्टिव है, काम नहीं कर रहा है, इस तरह से। तो जो इनका कंडक्ट होता है वो जज डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इज फिक्स्ड टेन्योर कर दिया। अब जो इनका जो अलाउमेंट्स होता है, सैलरी होता है, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है। आप देखोगे हमने दो तरह के एक्सपेंडिचर पढ़े थे जब बजट किया था। कौन से थे? ठीक है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर था, और दूसरा था मेड फ्रॉम। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो इनका सैलरी और जो खर्चा होता है पूरा सुप्रीम कोर्ट का, वो होता है चार्ज्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूट, भारित व्यय जो पढ़ा था हमने। ठीक है, इसको सिर्फ क्या क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? इसमें सिर्फ डिस्कशन होता है, इसके डिस्कशन और वोट होता है। तो जो इनका सारा सैलरी और एक्सपेंडिचर होता है वो चार्ज्ड अपॉन CFI होता है। ठीक है, मतलब इसको कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी जो इनकी सैलरी वगैरह होती है, उसको भी पार्लियामेंट ही कम बढ़ा सकती है और कम कर सकती है, बट उसके लिए प्रॉपर बिल पास होना चाहिए। ठीक है, और जजेस की सैलरी कितनी है? ठीक है, 2018 में ये एक्ट पास हुआ था, जिसमें 2.80 लाख है CJI की, और 2.50 लाख है अदर जजेस की। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपने। तो स्टाफ को खुद अपॉइंट कर सकते हैं। और ठीक है, और इनके पास एक पावर है जिसमें ये पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पावर टू। ठीक है, कंटेम्प्ट क्या हुआ? अगर कोई कोर्ट की अवहेलना करता है। ठीक है, ठीक है, अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया और कोई इसको मानता नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे जस्टिस को प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उसके लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये कंटेम्प्ट टू कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। और कितनी पनिशमेंट हो सकती है? या तो 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल हो सकती है, 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फिर 2000, ठीक है, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, ये है पावर ऑफ कंटेम्प्ट। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पावर है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो इनको पनिश कर सकता है, जो कंटेम्प्ट करेगा कोर्ट को। ठीक है, अब करते हैं ज्यूरिसडिक्शंस एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन को बोलते हैं क्षेत्राधिकार।
ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार। इसको लिखना आपने मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है। आर्टिकल 131 में है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके साथ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है। मान लेते हैं दो स्टेट है, एचपी एंड पंजाब। ठीक है, दोनों स्टेट में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है बाउंड्री को लेके, किसी वाटर को लेके। वाटर के लिए तो खैर ट्राइब्यूनल बनते हैं, कुछ भी डिस्प्यूट होता है, किसी सड़क के लेकर डिस्प्यूट हो जाता है या फिर एरिया को लेके डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये कोर्ट केस कहाँ जाएगा? सीधा ही सुप्रीम कोर्ट के पास। या फिर एक जगह जैसे हिमाचल को लेते हैं, दूसरी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को ले देते हैं, इनके साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाता है किसी लॉ को लेकर या फिर एरिया बाउंड्री को लेकर, तो ये कोर्ट केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। या एक जगह बहुत सारे स्टेट है, जैसे हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दूसरी तरफ सेंटर है। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ही में ही ये केस जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है कि इससे डील कौन करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। सेकंड है रिट ज्यूरिसडिक्शन। कौन से आर्टिकल में है? रिट्स कौन से आर्टिकल में इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? 32। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। ठीक है, और 32 आर्टिकल 32 और क्या है? फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके अंदर क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स को अगर गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर कोई भी वायलेट करता है या कोई अदर पर्सन आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आप इसके इन्फोर्समेंट के लिए कहाँ जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जो ये वाली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये है एक्सक्लूसिव। जो ये वाला मैटर हमने डिस्कस किया है, इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। बट जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये एक्सक्लूसिव नहीं है। और किसके साथ है? ये स्टेट के पास है। जो स्टेट हाई कोर्ट्स में हाई कोर्ट्स है, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। और आर्टिकल है 226। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ऑल्दो आप फंडामेंटल के राइट अगर वायलेट हो रहा हो तो इसके इन्फोर्समेंट के लिए भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ये एक रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। अब करते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, जिसको आप कहोगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है? थर्ड इज ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें क्या है? ये है आर्टिकल 143। ठीक है, 143 आर्टिकल के अंडर है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें देखो, प्रेसिडेंट जो हो गए, दो ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस मांग सकते हैं इनके पास से कि दो केसेस हो गए जिसमें, सॉरी वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होगी। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में देखिए, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होगा कि कोई भी केस है आपका जो कहीं पे भी चल रहा है, तो आप उसके लेकर डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, इसमें आ गया आर्टिकल 132, 133 एंड 134। ठीक है, अपील लेके आप जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, मान लेते कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, किसी लॉ को रिगार्डिंग आप केस चल रहा था, यहाँ से हाई कोर्ट ने क्या किया? डिसीजन दे दिया, तो आप इसकी अपील कहाँ कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आता है सिविल और यहाँ क्रिमिनल, अगर कोई भी केस चल रहा है तो उससे लेके आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कोई भी कोर्ट से हो, हाई कोर्ट जब सुबॉर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। और थर्ड है, सॉरी फोर्थ है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन।
ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, और हिंदी में इसे कहेंगे सलाहकार क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्टिकल 143 में है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट, किससे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, और किस, इसमें दो मैटर दिए हुए हैं। एक हो सकता है कोई भी लॉ, एनी लॉ और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई भी लॉ होगा या फिर ऐसा मैटर होगा जो इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस चाहिए तो कहां से मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 370 हटाना था। ठीक है, तो इससे सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि अगर हटा दिया क्या कुछ वायलेट होगा, क्या कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे, या इसको हटाने से पहले कुछ और करना पड़ेगा। तो ये जो है वो प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, और सेकंड होता है अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, ठीक है, ऐसे मान लो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले साइन हुई है, कोई भी ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अगर कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले साइन कर रखा किसी कंट्री के साथ, या कोई भी एग्रीमेंट है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस चाहिए प्रेसिडेंट को, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है, जब इसके रिगार्डिंग एडवाइस मांग रहे होगी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी लॉ या फिर कोई मैटर होगा पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होगा या तो एडवाइस देगा या मना कर सकता है इस वाले मैटर में। लेकिन इसमें जब प्रेसिडेंट मांगेगी एडवाइस, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देना ही देना है। ठीक है, मना नहीं कर सकते इस केस में। बट जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा, जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो एडवाइस देंगे, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती है, चाहे तो प्रेसिडेंट उसको माने या फिर नहीं माने। वो ऐसा नहीं है कि एक जुडिशियल ऑर्डर है कि ऑर्डर पास कर दिया, अब प्रेसिडेंट को मानना ही होगा। प्रेसिडेंट के पास चॉइस है, या तो माने या ना माने। जैसे इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास चॉइस है, या तो दे या ना दे, बट इस केस में देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। क्लियर है यहाँ तक? इसके आर्टिकल भी आपने साथ में याद करने हैं। ये पावर्स है। अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हिंदी में कहते हैं अभिलेख का न्यायालय। कोई और मार्कर नहीं उधर? ये तो नहीं चल रहा है आपके लिए? कैसे? ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है, आपने सुना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी जजमेंट दी, फिर जो जजमेंट दी है उसको ऐसे एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसका रेफरेंस लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कोर्ट में ये जजमेंट दिया था, तो इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? मान लेते कोई केस आया, ए पर्सन ने कोई केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ये केस ऐसा था कि मान लेते इस पर्सन को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, कुछ इस आदमी ने कुछ एक्ट किया है, ठीक है, इसको कहीं पे बैन कर दिया जाने से। ठीक है, उस सर्टेन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इसमें जजमेंट आया, ये कहा कि अगर कोई चीज़ कोई पर्सन ये चीज़ करता है तो उसको इस जगह पे जाने दिया जाएगा। तो जब नेक्स्ट टाइम पे सेम केस जाएगा, तो जब इस केस को फिर सुना नहीं जाएगा, सीधा रेफरेंस दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का वो केस था, उसमें उसको जाने दिया था, अलाउ कर दिया था, तो यहाँ पे भी वही फॉलो होगा। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं पुराने, उसको एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा जाता है और उसको आगे आने वाले केसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बाकी जो हमने किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पनिश करने वाली पावर है, वो भी इसके नीचे होगा। ठीक है, कि अपने अगर कोई कोर्ट के डिसीजन को ना माने या कोर्ट ने किसी को समन दिया है, वो समन ना आए कोर्ट में, तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको कंटेम्प्ट कर सकता है, पनिश कर सकता है। ठीक है, और पनिशमेंट क्या है, 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 2000 फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकती है। अब इस सुप्रीम कोर्ट की पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
इसको हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस। कोई बताएगा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है और हाई कोर्ट के पास भी पावर है, दोनों के पास है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर लेजिस्लेचर, ठीक है, जो या तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स या फिर लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं, अगर ये एक ऐसा लॉ बनाते हैं जो वायलेट करता है किसको, या तो फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, या फिर किसी भी लॉ को जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, या तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या फिर कोई भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट करता है, तो उसको ये क्या करते हैं, इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। या फिर कोई ऐसा ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव का कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है जो किसी या तो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, नल एंड वॉइड कर दिया। कोई एग्जांपल बता सकते हो इसका? मैंने कल ही बताया था क्लास में। यस, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसे क्या कर दिया था, जो कॉलेजियन सिस्टम था अपॉइंटमेंट के लिए उसको हटा दिया गया था और एनजेसी को लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाया गया था। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया जुडिशियल रिव्यू के अंदर, तो दोनों को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, कि ये वायलेट करते हैं जुडिशियल, जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की उसको वायलेट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें जुडिशियल रिव्यू को लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और लॉ को इनवैलिड, इलीगल डिक्लेयर किया है। ठीक है, और कोई पावर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की? जब हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किया था तो वहां पे आपने देखा होगा जो इनके इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो कौन कौन देखता है इसको? सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, और ये केस कहीं नहीं जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ठीक है, और कोई इस तरह की चीज हो? कल ही क्या था हमने, फर्स्ट जज केस और सेकंड जज केस। इसमें क्या हुआ था, इसमें यहां का था पहले, क्या कहा था, जो कंसल्टेशन होगा वो कॉन्फ्रेंस नहीं है, बट यहां पे डिसीजन चेंज कर दिया था, तो ये अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दिया है, फिर उसको कुछ टाइम बाद चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे ये हमने देखा था 1982 में कुछ और कहा था, फिर उसको 1993 में चेंज कर दिया था। तो इनके पास पावर है कि अपने ये पुराने डिसीजन को चेंज कर सकते, कि ऐसा नहीं है कि तूने तो पहले ये कहा था, जैसे लड़ाई हो जाती है, पहले तो ये कहा था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जुडिशियल रिव्यू को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले कौन से कंट्री में आया था? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहले इसको डेवलप और सबसे पहले आया है और वहीं पे डेवलप हुआ है। ठीक है, यूएसए में आया था सबसे पहले। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट था वहां पे डेवलप किया था इसको सबसे पहले। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1973, ठीक है, केशवानंद भारती केस, तो केबीसी बन गया 1973, सबसे पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी यहां पे आई थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? सुप्रीम कोर्ट ने जब केशवानंद भारती केस हुआ था उस टाइम ये एक फाइट चल रही थी दोनों के बीच में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। वो कह रहे थे, सॉरी, लेजिस्लेचर के बीच में, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, संशोधन ला सकते हैं। तो 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट को जो है वो अमेंड कर सकते हो, संशोधन ला सकते हो, पर शर्त यह है कि वो जो पार्ट आप अमेंड कर रहे हो वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा
नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे है जो फंडामेंटल रूल्स है जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। जैसे सबसे मेन चीज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जो गवर्नमेंट रहेगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ही गवर्नमेंट रहेगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का क्या एग्जांपल है, कैसे पता लगता है कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? ठीक है, एक ये हो गया कि हमारे पास प्रेसिडेंट है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, और प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होती है, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और हमारे पास क्या है, और दो हाउस है बायलेजन। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इससे पता लगता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, पार्लियामेंट्री। और इसके ऑपोजिट कौन सा है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, इनके पास सारी पावर होती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, बस नाम मात्र के अध्यक्ष है। असली पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में है, 75 में है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो गए लोकसभा के लिए। 4 में है कि देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द, किसको एडवाइज करते हैं, अरे सब कुछ पढ़ा रखा है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये प्रोविजन कहाँ हुआ, 74 में हुआ। ठीक है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। एक्चुअली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो असली रूल है वो इसमें है 75 में। ठीक है, ये डिफरेंट कैसे होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से? दोनों में डिफरेंस होगा कुछ। एक तो है कि प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, असली पावर इनके पास होती है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या सेम होती है दोनों में? क्या डिफरेंस होता है, ये तो हमने पढ़ा है। देखो, ये इंडिया है, ये अमेरिका है। जो हम मिनिस्टर कहते हैं यहाँ पे सेक्रेटरीज कहते हैं। ठीक है, काम वही है जो मिनिस्टर यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। ठीक है, और ये है पार्लियामेंट, एक हाउस दो हाउस, और यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, अपर लोअर। ठीक है, ये हमारी राज्यसभा है, ये लोकसभा है, इनके अलग अलग नाम है ऐसे। ठीक है, अब जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कहाँ से आते हैं, इनमें से जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, जबकि यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाहे किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं मिनिस्टर, सेक्रेटरीज अमेरिका। तो ये डिफरेंस है दोनों में। जो हमारे मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के, जबकि यहाँ पे क्या होता है ये इनके मेंबर नहीं होते। और इनको कौन हटा सकता है, सिर्फ इनको मिनिस्टर से अगर हटाना है तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट इनको हटा देते। जब ये मिनिस्टर हट गए तो यहाँ पे मेंबर रहते हैं ये, जबकि ये हो गया अमेरिका में ये मेंबर होते ही नहीं है, इनको हटा दिया तो फिर इनको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस हाउस के मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब वापस आते हैं जुडिशियल रिव्यू में। थोड़ी सी चीजें क्लियर रखनी है, ये छोटे छोटे बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, हम कर रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर की बात। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया कहाँ गया था, 1973 में केशवानंदा भारती केस। ठीक है, और इसको भी जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू को ही डिक्लेयर कर रखा है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाओ जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिक्लेयर कर दिया एक बार बेसिक स्ट्रक्चर, या हाई कोर्ट्स ने, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि कौन सी चीज़ जुडिशियल रिव्यू से हम जो हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कौन सी चीज़ है वो कौन डिक्लेयर करेगा, जुडिशरी खुद। ठीक है, कि हम बताएंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी चीज़ है वो कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, और केस टू केस बताते रहते हैं। ऐसे नहीं कि लिस्ट बना रखी है। अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, इस तरह की चीज़ें, जैसे वो
शेड्यूल 7 हो गया लिस्ट, इसको चेंज नहीं कर सकते, कुछ सब्जेक्ट हटा सकते हो, बट ये नहीं कि सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट 1 में चली जाएगी, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह से है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या है? देखिए जैसे पहले बताया था कि अगर कोई भी लॉ, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक फंडामेंटल राइट बताओ, आर्टिकल 21, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी लाइफ और लिबर्टी को खत्म नहीं किया जा सकता है। सरकार ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे ऐसा प्रोविजन हो कि आपको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है सरकार, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल डिक्लेयर कर देगा कि ये राइट जो आर्टिकल 21 है उसका वायलेशन है, ठीक है। इसी तरह का कोई और लॉ बनता है, कोई और राइट बताओ, ठीक है, आर्टिकल 32 ही ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा लॉ लाती है सरकार जो ये, इसमें ये क्या राइट देता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ बनाती है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट होगा, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो क्लियर वायलेशन हुआ 32 का। तो जो ये लॉ बना है इसको क्या कर देंगे सुप्रीम कोर्ट? खत्म कर देंगे, इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, इलीगल डिक्लेयर कर देंगे। समझ गए ये क्या चीज़ है? ये तो है फंडामेंटल राइट्स के लिए। इसी तरह से जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर के लिए देखा था, अगर पार्लियामेंट कल को एक लॉ लाती है कि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको हटा के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी कि ये लॉ आप नहीं ला सकते हो। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। क्लियर है चीजें, ठीक है। तो अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां पे दिया हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू होगा? यस, ओके, ठीक है। देखिए जो टर्म है ना ये जुडिशियल रिव्यू, ये कहीं भी लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, बट अलग अलग आर्टिकल्स है हमारे पास। जैसे आर्टिकल 13 इन्होंने बताया, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा लॉ लाती है जो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू कहीं भी नहीं लिखा। और कोई आर्टिकल है 32, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो उसको हम लॉ को डिक्लेयर इनवैलिड कर देंगे। 226, ठीक है, हाई कोर्ट के पास जो है रिट ज्यूरिस्डिक्शन है, पावर है, आप यहाँ पे रिट्स लगा सकते हो और हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। जो सारे ये आर्टिकल्स है 143 या फिर ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन हो गया 131 और 132, 3 और 4, ये भी सारे पार्ट बनाते हैं जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आर्टिकल में दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जुडिशियल रिव्यू मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आंसर इज नो, ये कहीं पे भी दिया नहीं है। ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब इसका आपको इंपॉर्टेंस लगा कुछ कि क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या काम कर रहा है हमारे लिए? वायलेशन करता है, ठीक है, बट उससे कुछ ऐसा स्पेसिफिक टर्म बता सकते हो? इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की? देखो हमने एक बार पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास 3 चीजें हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पार्लियामेंट कर दो आपने, ठीक है। जुडिशरी, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में सुप्रीम कौन है? सबसे ऊपर कौन आएगा इनमें? कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। जब हमने देखा था ब्रिटेन में, हमने देखा था ब्रिटेन में सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉ बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी प्रोविजन हटा सकती है या ला सकती है, बट हमारे पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या कर रहा है? जो सुपरमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको बनाए रख रहा है, ठीक है। जो ऐसे इसमें जो भी फीचर दिया है उसको हटा नहीं सकते हैं जुडिशियल रिव्यू से, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो खत्म कर देगा अगर कोई ऐसा भी लॉ लाती है पार्लियामेंट, ठीक है। सेकंड है मेंटेन बैलेंस
बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे पास, कुछ पावर और सब्जेक्ट दिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, कुछ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फाइनेंशियल पावर भी इसी तरह से डिवाइड करी है, तो इसको बनाए रखता है बैलेंस एक सेंटर और स्टेट के बीच में। ऐसा नहीं कर सकता कि सेंटर सारी पावर ले ले स्टेट की। ठीक है, तो जो ये बैलेंस है इन दोनों के बीच में उसको बनाए रखता है। थर्ड है फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन के, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, जो भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू एंड 9th शेड्यूल। ठीक है, अनुसूची 9 में क्या है? अच्छा ठीक है, ठीक बोल रहे हो। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या बोलता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा कोई लॉ, तो उसको हम क्या कर देंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, 9th शेड्यूल को, 9th शेड्यूल और एक आर्टिकल था और 31B, सॉरी ये, ठीक है, 31A एंड 9th शेड्यूल, इसको इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले नहीं था ये, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसको बाद में लाया गया था। कौन से संशोधन से? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 1951। ठीक है, पहला संशोधन हुआ था 1951 में। इसके अंदर क्या था? देखिए, जो आर्टिकल 31 था वो क्या था? संपत्ति का अधिकार। ये क्या होता था? एक फंडामेंटल राइट होता था। कौन से संशोधन से हटाया इसको? 44th। ठीक है, 44वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। और अब क्या है? ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 301 के अंडर। ठीक है, पहले ये होता था फंडामेंटल राइट। अब आप देखोगे जब देश आजाद हुआ तो पहले क्या होते थे? जमींदारी सिस्टम होता था। जमींदार होते थे जिनके पास ऐसे मान लो हंड्रेड्स ऑफ एकड़ लैंड होता था किसी किसी बात, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास थोड़ी भी जमीन नहीं होती थी। तो उस टाइम क्या किया? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती थी जिससे ये जो इनके पास बहुत सारा जमीन होता था इसको किसी और के लिए देना चाहते थे, तो अब ये क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति क्या होता था? फंडामेंटल राइट होता था। जैसे ये कुछ लॉ बनाते थे ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिया जाता था कि बोलते थे कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, आर्टिकल 13 के अंदर उस लॉ को हटा दिया जाता था। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? 1951 में ये आर्टिकल 31A और 9th शेड्यूल इसको इंट्रोड्यूस किया और कहा कि जो भी लॉ हम बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे, अधिनियम बनाएंगे, और जो 9th शेड्यूल में रखेंगे उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए लाया था 9th शेड्यूल को। और जब ये बना था ओरिजिनली इसमें 13 एक्ट थे, 13 अधिनियम थे जो बना के इसमें डाले थे। और आप अभी देखोगे तो इसमें लगभग 282 अधिनियम ऐसे हैं जिसके इसमें स्टेट के भी है, सेंटर के भी है, जिसको जुडिशियल रिव्यू के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली 31B है आर्टिकल। ठीक है, 31B 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। समझ आ गया क्यों लाया था? ठीक है, ताकि ऐसे लॉ जो प्रॉपर्टी को हटा रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, जो इसमें रिफॉर्म ला रहे हैं लैंड्स में, उसको इसमें कर दिया ताकि इसको चैलेंज ना किया जाए। बट बाद भी क्या होता है, जब केशवानंदा भारती केस आता है 1973 में, तो जो जुडिशियल रिव्यू था इसको क्या कर दिया? बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया था जुडिशियल रिव्यू को भी। अब एक केस आता है IR कोएलो। ठीक है, 2007 का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी लॉ केशवानंदा भारती केस के बाद बने, 1973 के बाद जितने भी लॉ बने हैं जो 9th शेड्यूल में है, उसको चैलेंज किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू में, अगर वो फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल 14, 15, 19, 21 एंड बेसिक स्ट्रक्चर, अगर इन 4 चीजों को वायलेट करता है कोई भी लॉ, फंडामेंटल राइट 14, 15, 19, 21 एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई लॉ ऐसा बनाया है स्टेट ने या फिर सेंटर ने जो 9th शेड्यूल में है, किसके बाद?
1973 के बाद, एग्जैक्ट डेट है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1973 में आया था केशवानंद भारती केस। इसके बाद जो भी लॉज बने हैं 9th शेड्यूल में है, अगर वो इनको वायलेट कर रहा हो उसको डिक्लेयर किया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनवैलिड उसको डिक्लेयर किया जाएगा। ये प्रोविजन था और आईआर कोएलो केस है 2007 का, और इसको आर्टिकल 31B करना है आपने, ठीक है, ए नहीं है बी है। जुडिशियल एक्टिविज्म सुना है आपने, न्यायिक सक्रियता, कोई बताएगा क्या मतलब होता है? ठीक है, इसको लिखना है आपने न्यायिक सक्रियता, ठीक है। हमारे पास कितने भाग है सरकार के, कितने अंग है? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज 3। कौन से है? नहीं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, सबका अपना अपना काम है। ये क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं, कानून बनाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? उसको इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। और जुडिशरी का काम क्या है कि ये वैलिड लॉज बने हैं या नहीं बने हैं, इसको देखना है। इन्होंने लॉ बनाए, इन्होंने लागू किए, इन्होंने वैलिड लॉज बनाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है कि ये लॉ बना सकते थे जिसपे इन्होंने, जो इनका कोई भी ऑर्डर होगा एग्जीक्यूटिव का, वो इस लॉ के हिसाब से चल रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। कल को ये कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर दे कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, ठीक है, किस रीजन पे, किस बेसिस पे लगाया, नहीं तो जुडिशरी उसको खत्म कर देगी, नल एंड वॉइड कर देगी, ठीक है। तो जुडिशरी का ये काम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना। अब कभी कभी क्या होता है, जुडिशरी ऑर्डर देती है लेजिस्लेचर को कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बताएगी कि आप इस पे लॉ बनाओ, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देगी कि आप इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। एग्जांपल लेते हैं रोहिंग्यास का, ठीक है। रोहिंग्यास क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी है। कहाँ के थे ये? बांग्लादेश और म्यांमार के। पहले आते हैं बांग्लादेश में, फिर बांग्लादेश से आते हैं हिंदुस्तान, इंडिया में, ठीक है। अब क्या होता है कि सेंटर अगर मान लेते कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इनको डायरेक्ट करता है कि आप इनके फैसिलिटेशन के लिए कुछ इनको सर्विसेज मिले, सुविधाएं मिले, उसके लिए ऐसा कुछ लॉ बनाओ। अब लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो क्या जुडिशरी ऑर्डर दे सकती है इनको? ठीक है, ऐसा होता है बहुत बार जब जुडिशरी ऑर्डर देती है या फिर कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करती है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, जबकि जो काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। 2007 में ये जुडिशरी का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसमें ये जजमेंट दिया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म, अगर जुडिशरी ऐसा करती है, इनके जो इनका स्फेयर है उसमें डायरेक्शंस देती है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो इनवैलिड होगा, ठीक है। तो जुडिशरी कर तो सकती है, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बट बहुत सारे जजेस ऐसे ऑर्डर देते हैं। तो ये जो केस था 2007 में, ये कहता है कि आपको ये नहीं करना है, ये इनका काम है। और जो ये पावर डिवीजन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच, ये भी एक बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। बाकी पीएलआई बचा है, अब पीएलआई को हम कल करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको कल करेंगे।